जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ली शटरियर प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से कंसंट्रेशन की तब्दीली या फिर प्रेशर ऑफ वॉल्यूम की तब्दीली और इसके अलावा टेम्परेचर की तब्दीली का असर होता है किस पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इनको डिटेल से समझें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ली शटरियर प्रिंसिपल क्या कहता है। ली शटरियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें वो कह रहा है इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, इसमें जो चीज़ आपने अब याद रखनी है वो ये है, देखें हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में था। हमारा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की हालत में था, हमने उस पर क्या अप्लाई कर दिया? स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कहता है सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था, उस स्ट्रेस की वजह से कुछ असर पैदा होगा, उस असर को नलीफाई किया जा सके, कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ली शटरियर प्रिंसिपल। तो मैंने क्या कहा कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में था, हमने उस पर अप्लाई कर दिया स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि उस सिस्टम पर स्ट्रेस की वजह से जो असर पड़ा है, उस सिस्टम पर स्ट्रेस की वजह से जो असर पड़ा है, उस असर को कम से कम किया जा सके। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ली शटरियर प्रिंसिपल कहते हैं। अब हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो क्या असर पड़ता है। तो देखें हमारे पास क्या है, बिस्मिथ के ट्राइक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और हमें क्या चीज़ हासिल हो रही है? बिस्मिथ के ऑक्सीक्लोराइड हासिल हो रहे हैं और हमें हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हासिल हो रहा है। बिस्मथ के जो ऑक्सीक्लोराइड है, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये एक वाइट इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। इसकी हमने केसी की इक्वेशन बना दी, जिसमें आपने क्या काम करना है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने नीचे रखना है। ठीक है, और जो कोफिशिएंट है उसको पावर बना देना है। जिस तरह HCl के साथ कोफिशिएंट 2 का था, उसको आपने पावर के सूप में लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा। अब ज़रा देखें हमने क्या काम किया है, हमने HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, अब पहले तो हमारा सिस्टम क्या था? इक्विलिब्रियम की हालत में था। हमने क्या काम कर दिया? HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। इसका मतलब मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। ठीक है, मैंने सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई किया। तो कहता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और क्या होगा? हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, चूँकि उसने क्या काम करना है? इस असर को, चूँकि स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, स्ट्रेस अप्लाई होने से सिस्टम जो है पर असर पड़ा है, तो उसने इस असर को क्या करना है? नलीफाई करना है। ठीक है, इसी इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए या इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और हमें एक क्लियर सॉल्यूशन हासिल हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने क्या काम किया है, मैंने HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। इसका मतलब जो हमारा सिस्टम था वो शुरू में तो पहले तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में था, लेकिन जैसे ही मैंने HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इसका मतलब सिस्टम पर क्या हुआ? स्ट्रेस अप्लाई हुआ। ठीक है, सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड की मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ाया। ठीक है, तो
सिस्टम जो है क्या काम करेगा, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा और हमारा रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में होगा और हमें क्या हासिल होगा, एक क्लियर सोल्यूशन हासिल होगा। अच्छा, इसी का उल्ट देख लेते हैं। इसी तरीके से देखें, हमने यहाँ पे क्या काम किया, अब वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। इसका मतलब सिस्टम पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, ठीक है। तो कहता है इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब होगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो इस असर को नलिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब हमने वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हासिल होगा और हमें क्या चीज़ हासिल होगी, एक क्लाउडी सोल्यूशन हासिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ आ रही हैं। एक बात ये समझ आ रही है कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो अब जो है सिस्टम क्या काम करेगा, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं। इसी तरीके से अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जैसा कि इसने यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि इस केस में जब हमारा जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या हासिल होता है, एक क्लाउडी सॉल्यूशन हासिल होता है। और जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, बल्कि जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमें एक क्लियर सॉल्यूशन हासिल होता है, ठीक है। और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमें कौन सा सॉल्यूशन हासिल होता है, क्लाउडी सॉल्यूशन हासिल होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। और इस टॉपिक में आपने ये याद रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम रीस्टोर होगा तो इसका मतलब है हमने Kc की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो आपको इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, जिसको मैं एक मरतबा फिर जो है रिकॉल करा देता हूँ कि देखें, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इसका मतलब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और हमें एक क्लियर सॉल्यूशन हासिल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इसका मतलब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा और हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हमें एक क्लियर सॉल्यूशन हासिल हो जाएगा और इस दौरान जो है Kc की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम आते हैं सेकंड इफेक्ट की तरफ, जिसमें वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हम केस पढ़ रहे हैं ये रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ केस देखेंगे। एक केस तो हम ये देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, और दूसरा केस हम ये देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से ज़्यादा हों, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये देखें, एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि इस पर बॉयज़ लॉ अप्लाई होता है। अगर मैं आपको वॉल्यूम के लिहाज से रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। प्रेशर क्या करेगा, उस वक्त डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बॉयज़ लॉ की भी एप्लीकेशन मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि सबसे पहला जो केस है वो एक गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है,
ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं ये रिएक्शन दिखाऊं तो इसमें रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं। रिएक्टेंट के मोल कैसे ज़्यादा हैं? 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, कितने मोल हो गए? 3 मोल। ठीक है, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक गैसियस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जिसके मोल कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल कम है। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम होना शुरू हो जाएं, अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम होना शुरू हो जाएं, ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां से आपने क्या अंदाज़ा लगाना है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है, और जब जैसे जैसे जो है हम आगे की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हमारा जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो है वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि ये जो हमने केस पढ़ना है ये गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए पढ़ना है जहाँ पे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि ये केस है, यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल 3 हैं, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं। तो इस केस में वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा? भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जितने मोल अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं, अगर मोल मेरा 1 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी 1 डिग्री डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हो तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है और यहाँ पर बॉयज़ लॉ की एप्लीकेशन मौजूद है। क्योंकि बॉयज़ लॉ ये कहता है वॉल्यूम डिक्रीज करे प्रेशर बढ़े, वॉल्यूम इंक्रीज करे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाए। अब हम एक क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखते हैं, किसका? वॉल्यूम का। ठीक है, ये गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बना रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि हमने केसी की इक्वेशन ड्राइव की है। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दी गई है, आप भी डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वरना इसको ड्राइव भी किया जा सकता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है जहाँ पर आपको V नज़र आ रहा होगा, AB नज़र आ रहा होगा और X नज़र आ रहा होगा। V इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्शन मिक्सचर का क्या वॉल्यूम था उसको हमने V ज़ाहिर कर दिया। A एंड B आर द मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंट इनिशियली। शुरू हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक शुरू की कंडीशन होती है, शुरू की कंडीशन में जो है ना रिएक्टेंट के मोल्स A और B होते हैं और प्रोडक्ट के मोल्स 0 होते हैं। प्रोडक्ट के मोल क्या होते हैं? 0 होता है, चूँकि उस वक्त प्रोडक्ट बनी नहीं होती, सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, तो सिर्फ रिएक्टेंट के ही कुछ मोल्स होंगे। ठीक है, तो A और B किसको ज़ाहिर कर रहा है? शुरू में जो है रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, फिर हम आते हैं X की तरफ। X क्या है? X कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंचने पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए? इक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंचने पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए उसको हम किसे ज़ाहिर करते हैं? X से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन चलता है रिएक्टेंट के जो है मोल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए जो है हमने X को इन्वॉल्व करना पड़ता है हमें। ठीक है,
क्या करना पड़ता है, मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते जो है रिएक्टेंट के मोल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के लिए जो है हमने एक्स को इन्वॉल्व कर दिया, और एक्स किसको ज़ाहिर कर रहा है, इक्विलिब्रियम पर ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी कि वी किसको ज़ाहिर करता है, ए और बी किसको ज़ाहिर करता है, और एक्स किसको ज़ाहिर करता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम ऊपर है तो इसका मतलब इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एक्स क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब एक्स डिक्रीज़ करेगा तो हमारे पास क्या है, कहता है हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी का अगर आप उल्ट देख लें तो क्या लिखा हुआ है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो जाहिर बात है एक्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एक्स इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि V आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। X आपको नीचे नज़र आ रहा है और माइनस के साथ नज़र आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है, इस साइड पे बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है इस साइड पर बढ़ना शुरू हो गया है। जब वॉल्यूम इस साइड पर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा हो तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसी तरीके से हमारे पास दो केस और दिए गए हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला केस था उसमें ये चीज़ थी कि अगर इसमें क्या था कि रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से ज़्यादा थे, और यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से कम है। दोनों रिएक्शन आप देख लें, चाहे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वाला देख लें या फिर नीचे वाला रिएक्शन देख लें आप। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपको रिएक्टेंट के मोल कम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखें PCl5 का मोल 1 है तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे N2O4 के मोल 1 है तो 2NO2 के मोल कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। तो ये वाला केस क्या था, जिसमें रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा थे, प्रोडक्ट के मोल कम थे। और ये वाला केस क्या है, जिसमें रिएक्टेंट के मोल जो है कम थे और प्रोडक्ट के मोल क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसके लिए भी जो है उन्होंने केसी की इक्वेशन आपको बना के दिखा दी है। केसी इक्वेशन क्या बता रही है, केसी इक्वेशन आपको ये बता रही है कि केसी बराबर है एक्स स्क्वायर A माइनस एक्स इंटू वी, मतलब डिवाइड में आपने लिखना है। इस तरह N2O4 के लिए भी जो है आपने इक्वेशन ऐसी ही बनानी है, जहाँ पे है 4x स्क्वायर A माइनस एक्स इंटू वी। तो यहाँ पे इन दो रिएक्शन के केस में क्या कह रहा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम जो है क्या काम करे, डिक्रीज करे तो प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसा कि बॉयज़ लॉ में हमने पढ़ा था, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। एक्स की वैल्यू आपको डिक्रीज होती नज़र आ रही है, माइनस के साथ है, नीचे ही नज़र आ रही है। तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, देखें वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू भी नीचे है और साथ इसके साथ माइनस है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, एक्स भी डिक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कहता है जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर केसी की वैल्यू को हमने चेंज नहीं होने देना, और हम इसका जो है रिवर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस थे जिनको आपने स्टडी किया है। एक केस में रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा थे, प्रोडक्ट के मोल कम थे। ठीक है, वो केस मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। और दूसरा केस क्या था जिसमें रिएक्टेंट के मोल कम थे, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा थे। ठीक है, वो केस ही मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इसमें जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि देखें, अगर गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स
क्या करें, बढ़ जाएं, गैसीय प्रोडक्ट के मोल बढ़ जाएं किसके मुकाबले में, गैसियस रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर गैसियस रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएं, गैसियस रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएं, तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो ये केस भी आपने ज़रा समझ लेना है। हो सकता है ये वाला केस जो है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब हमारा वॉल्यूम यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने समझ लेनी है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल से ज़्यादा हों तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हों तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये कंसेप्ट आपने याद कर लेना है। ठीक है। तो ये क्या था, दूसरा इफेक्ट था, और इस दौरान केसी की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। इसी का उल्ट देख लें, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो इसका मतलब आप हीट निकाल रहे हो। जब आप हीट निकाल रहे हो इसका मतलब रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये दोनों केसेस आपने याद कर लेने हैं। तो आपने क्या काम किया, टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू चेंज होने की कोशिश करेगी। ठीक है, मगर हमने इस केसी की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो देखें हमारे पास रिएक्शन क्या है, CO H2O के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। डेल्टा H जो हीट ऑफ सोल्यूशन जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है वो क्या है, -41.84 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए इसका मतलब हीट रिमूव हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है। तो हमारे रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो फॉरवर्ड होगी। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए इसका मतलब आप हीट ऐड कर रहे हो, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट ऐड होती है, हीट ऐड होती है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो हमारा जो है क्या होगा, जब हीट ऐड हो रही होगी तो हमारा रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब हीट रिमूव कर रहे हो, हीट रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है। तो ये बात आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें KI पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड हालत में पानी के साथ मिलकर एक्वस जो है पोटाशियम आयोडाइड बना रहा है, और डेल्टा H की वैल्यू हमें हासिल हो रही है कितनी, 41.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
ये सॉलिड पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, ठीक है। साल्ट की डेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर कम कर दो तो क्या होगा, यही पोटाशियम आयोडाइड वापस क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ साल्ट्स की जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। मतलब ना तो उसके दौरान ना हीट रिलीज़ हो रही होती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। तो आया वो कौन से साल्ट्स हैं जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन ज़ीरो होती है, वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब जब सोडियम क्लोराइड पानी के साथ मिल जाता है तो इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। इस तरह कुछ साल्ट्स हैं जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो वो कौन से साल्ट्स हैं जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो होते हैं लिथियम के क्लोराइड्स और लिथियम के कार्बोनेट्स, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपने याद करना है, जो कि थर्ड इफेक्ट था टेम्परेचर का, जिसमें हमने क्या बात की कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम हीट ऐड करते हैं। हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। जब हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, वो बैकवर्ड होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा केस है, इस केस में क्या है, इस केस में यह है कि टेम्परेचर अगर कम हो तो इसका मतलब हीट रिमूव हो रही है सिस्टम में से, ठीक है। रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जैसे ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लेना है सॉल्युबिलिटी पर। उसमें क्या बात कर रहा है, उसमें ये बात कर रहा है कि देखें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सॉलिड ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होगा और एक्वस पोटाशियम आयोडाइड बनेगा। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर ये काम हो, टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर दें, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये एक्वस पोटाशियम आयोडाइड वापस सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो है मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी दोबारा से, और रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर आपने दो केसेस और देख लेने हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे साल्ट्स होते हैं जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन ज़ीरो होती है। मतलब ना तो वो हीट रिलीज़ करते हैं, ना ही हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही उसमें हीट ऐड होती है, ना रिमूव होती है। वो कौन से साल्ट्स हैं, वो हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस। इस तरह कुछ साल्ट्स हैं जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। वो कौन से साल्ट्स होते हैं जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होती है, वो होते हैं लिथियम के क्लोराइड्स और लिथियम के कार्बोनेट्स। मतलब उसके दौरान हीट रिलीज़ हो रही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और चूँकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अच्छा, इसमें एक जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारी हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो जब हमारा रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो रिएक्शन की पोजीशन क्या होगी, राइट की तरफ होगी, ठीक है। इसी तरीके से मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ रिएक्शन हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमारी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव आ रही हो, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो रिएक्शन की पोजीशन क्या होगी, लेफ़्ट की तरफ होगी। तो मैंने क्या कहा, अगर हीट ऑफ रिएक्शन मेरी नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो क्या है, मतलब हीट ऑफ सोल्यूशन अगर मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और रिएक्शन की जो पोजीशन है वो किसकी तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है। इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। तो एंड में हम आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कहता है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये दोनों मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके रफ्तार को, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम की स्टेट
जल्द से जल्द हासिल हो जाती है, मतलब कम से कम टाइम में हमें जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शंस करवाने के लिए हमें एक नया पाथ बताता है। ठीक है। तो आपने जो बातें याद रखनी है इस लास्ट इफेक्ट में वो ये है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अपना इफेक्ट नहीं शो करता। ठीक है। ये क्या काम करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट को, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम, जो तवाज़ुन बिगड़ गया था, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम की हालत डिस्टर्ब हो गई थी, वो इक्विलिब्रियम जो है जल्द से जल्द हमें हासिल हो जाता है, अटेन हो जाता है कम से कम टाइम में। ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि कैटलिस्ट के का असर ये होता है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है और जो है हमें रिएक्शंस के लिए एक नया पाथ मिल जाता है, एक नया रास्ता मिल जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। वो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने की हमें सलाहियत पैदा होगी और इस टॉपिक को भी जो है हम डिटेल से आगे जाके स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।